हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक चैप्टर शुरू करते हैं, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। और ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लास्ट के चैप्टर्स में से एक है। और ये चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है ही, और प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस चैप्टर के ऊपर प्रोजेक्ट बनाते हो तो ये एक प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा चैप्टर है। और अगर आप इसको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है तो जब बजट आता है 1 फरवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो आपको वो पूरा बजट लाइव देखना चाहिए। उससे आपको क्या है, बजट के बारे में थोड़ा नॉलेज होगी। और बजट जब आप देखोगे तो आपको काफ़ी सारे वर्ड्स नज़र आएंगे जो आपको समझ नहीं आते हैं, तो आप उनको नोट डाउन करो और अपने टीचर से पूछो। ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है? तो पहली बात तो देखो, गवर्नमेंट बजट में दो वर्ड होते हैं, एक तो बजट होता है और एक गवर्नमेंट बजट होता है। तो बजट क्या होता है? बजट बनाते हैं हम लोग, तो बजट का मतलब क्या होता है? फ्यूचर के लिए बनाते हो। ठीक है। और एक और वर्ड होता है आपका अकाउंटिंग के अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो, कैश फ्लो में भी आप कैश की चीजें सारी लिखते हो, बजट में भी कैश की चीजें लिखते हो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट और बजट में डिफरेंस क्या होता है, ये भी आपसे टीचर पूछ सकते हैं। तो कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो होता है कि पास्ट रिसिप्ट्स और पास्ट पेमेंट्स। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप कैसे बनाते हो? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दी हुई होती है और उससे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दी हुई है 2 साल की, यानी कि पिछले 2 साल की बैलेंस शीट दे रखी होती है, उसके बेस पे आप कैश फ्लो निकालते हो अलग अलग एक्टिविटीज का। लेकिन बजट क्या होता है? बजट फ्यूचर के लिए होता है। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, जो एक्चुअल हो चुका है उसका एनालिसिस होता है, और बजट होता है फ्यूचर के लिए। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस पता होना चाहिए। तो बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसके से पहले हम देखेंगे बजट क्या होता है। बजट का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में हमारे पास जो पैसे आएंगे और फ्यूचर में हमारे जो पैसे जाएंगे उनका स्टेटमेंट होता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारे जितने पैसे आ रहे हैं उतने ही पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं या उससे कम हो रहे हैं। उससे ज्यादा अगर आपके खर्च हो रहे हैं तो फिर आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको लोन लेना पड़ेगा कहीं से। ठीक है। तो बजट का मतलब क्या होता है? एक बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ फ्यूचर रिसिप्ट्स एंड फ्यूचर पेमेंट्स। तो यानी कि अगर मैं अपना पर्सनली बजट बनाता हूँ और अगले महीने मेरे पास 50,000 रुपये आने वाले हैं। ठीक है, 50,000 रुपये आने वाले हैं और 60,000 रुपये जाने वाले हैं। तो पहले बजट बनाऊंगा तभी तो मुझे डिफरेंस पता चलेगा कि मेरा खर्चा कितना ज्यादा है। और जब मुझे पता चलेगा कि खर्चा ज्यादा है तो मैं उस ज्यादा खर्चे का अरेंजमेंट करूंगा। ठीक है। तो बजट तो ये होता है। और गवर्नमेंट बजट क्या होता है? उसमें गवर्नमेंट ऐड कर दो। गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स और एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और पेमेंट्स ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर, जो कि अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है। हमको पता है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अप्रैल टू मार्च। और कैलेंडर ईयर क्या होता है? जनवरी टू दिसंबर। तो अकाउंटिंग तो हम कर लेते हैं जनवरी से दिसंबर, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, लिस्टेड कंपनीज होती हैं स्टॉक मार्केट में, वो सब बड़ी बड़ी कंपनीज अप्रैल टू मार्च फॉलो करती हैं और गवर्नमेंट भी अप्रैल टू मार्च फॉलो करती है। तो यानी कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिसीप्ट्स को आप फ्यूचर एक्सपेक्टेड को फ्यूचर भी बोल सकते हो, एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को आप क्या बोल सकते हो? फ्यूचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो फ्यूचर का सब कुछ आपका एक्सपेक्टेड ही तो होता है, एक्चुअल तो होता नहीं है। तो ये थी आपकी गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन। तो अगर आपको बजट की डेफिनेशन पता है तो आप गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन भी इजीली याद कर पाओगे। अब इसमें देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करना। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, गरीबी को हटाना, और इनकम इनइक्वलिटीज जो हो रही हैं उनको कम करना। ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं गवर्नमेंट के। तो एक एक करके हम देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट के, गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ को आप जीडीपी ग्रोथ भी बोल सकते हो। ठीक है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। इट इज डन थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है, और गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं। तो गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं? टैक्सेस से आते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू होती है और नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है।
ठीक है, टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू में डिफरेंस क्या होता है वो हम इस चैप्टर में अब आगे पढ़ेंगे। और प्रमोटिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जो प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं वो भी मोटिवेट हो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या बिजनेस को शुरू करने के लिए। तभी तो इनकम बढ़ेगी, बिजनेसेस बढ़ेंगे, जीडीपी बढ़ेगी। तो जीडीपी बढ़ेगी तभी तो सब लोगों की कमाई बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, डोमेस्टिक इनकम बढ़ेगी। ठीक है, थ्रू वेरियस टैक्सेशन पॉलिसीज प्रोवाइडिंग टैक्स इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज। तो गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव देती है बिजनेसेस को, टैक्स इंसेंटिव देती है, टैक्स इंसेंटिव देती है। टैक्स इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है कि आप यहाँ पे अगर एक बैकवर्ड एरिया है वहां पे आप बिजनेस शुरू करोगे तो हम आपसे अगले 3 साल तक पैसे पैसे नहीं लेंगे, मतलब टैक्स नहीं लेंगे। तो ऑफ कोर्स बिजनेसमैन तो चाहते हैं कि उनको टैक्स ना देना पड़े, तो वो बहुत जल्दी उस जगह पे जाके अपने बिजनेस शुरू कर देते हैं। तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है फिर ऐसे बैकवर्ड एरिया की। ठीक है, सब्सिडीज गवर्नमेंट किसको देती है, सब्सिडीज गवर्नमेंट क्या है गरीब लोगों को देती है और ऐसी कंपनियों को देती है जो गरीबों को सामान बेचती है। और बेस्ट एग्जांपल क्या है सब्सिडी का, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें होती हैं, एग्रीकल्चर में फार्मर्स को गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। और जो कंपनीज जो फार्मर्स से रिलेटेड सामान बनाते हैं, ट्रैक्टर बनाते हैं या फिर पेस्टिसाइड वगैरह बनाती है, ऐसी कंपनीज को गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जिससे कि अल्टीमेटली फार्मर्स को बेनिफिट हो। ठीक है, और गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाती है, ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बनाती है, मेकिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉज एंड प्रमोटिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज थ्रू डिफरेंट स्कीम्स। तो गवर्नमेंट क्या है अलग अलग छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनके प्रमोशन के लिए स्कीम लेके आती है, और जब बिजनेस बढ़ेंगे तो आपका जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो ये पॉइंट था इकोनॉमिक ग्रोथ का। दूसरा पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक इक्वेलिटी। तो इक्वेलिटी का मतलब क्या है आप एक इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ते हो, इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि दुनिया की जो 80% जो प्रॉपर्टी है उस पे दुनिया के 5% लोगों का अधिकार है, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों, जब 80% जो वेल्थ है 5% लोगों के पास है, इसका मतलब क्या है बचा हुआ 20% जो वेल्थ है वो 95% लोगों के पास है। तो ये 95% लोग तो बहुत गरीब हो गए और ये 5% लोग बहुत अमीर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके की इनइक्वलिटीज को हम कम करते हैं। और इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम को कम करने के लिए गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है कि ज्यादा इनकम पे ज्यादा रेट से टैक्स, ठीक है, और कम इनकम पे कम रेट पे टैक्स। और इंडिया में क्या है 5 लाख तक की इनकम पे तो टैक्स ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि कोई 10 लाख रुपए कमाता है, किसी की इनकम 10 लाख है तो वो 10% टैक्स देता है, और किसी की 50 लाख इनकम है तो वो 30% टैक्स देता है। ठीक है, तो 10 लाख वाला 10% कितना देगा, 1 लाख देगा, 50 लाख वाला 30% कितना देगा, 15 लाख देगा। तो यही है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, यानी कि ये जो रेट है ना 10% से 30% हो गया ज्यादा इनकम वाले के लिए, इसी को हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम बोलते हैं। यानी कि अमीरों से ज्यादा पैसा निकाल लिया गवर्नमेंट ने टैक्स का, और गरीबों से कम निकाला। और जो अमीरों से पैसा निकाला वो गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्सिडीज दे दी गरीबों को। ठीक है, इतने गरीबों को लोग जो है फ्री में खाना खाने की चीजें देती है, वो सब पैसा कहाँ से आता है, वो सब यही से आता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है इकोनॉमिक इक्वेलिटी को प्रमोट करना। ठीक है, तो प्रमोटिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज ए साइन ऑफ सोशल जस्टिस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 80% प्रॉपर्टी सिर्फ 5 लोगों के पास है और बाकी सब लोग गरीब है। मतलब अधिक से अधिक लोगों के पास पैसा होना चाहिए, और उसका एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है गवर्नमेंट के लिए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, वेयर टैक्स रेट इंक्रीजेज एज द इनकम इंक्रीजेज, जो मैंने आपको अभी बताया था। और रिच पे हायर परसेंटेज ऑफ टैक्स देन पुअर। और गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज देती है गरीब लोगों को। ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ थ्रू एफिशिएंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो पीडीएस एक सिस्टम होता है। और ये देखो जितनी भी राशन की शॉप होती है, राशन की शॉप में क्या होता है, बहुत सस्ता जो है चावल गेहूं मिलता है गरीब लोगों को। ठीक है, और किन लोगों को मिलता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, बीपीएल फैमिलीज को मिलता है।
ठीक है, तो ये सब कहाँ से गवर्नमेंट देती है? गवर्नमेंट खुद से देती है, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है, ठीक है, गरीबों की हेल्प करने के लिए देती है, ठीक है। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होता है कि एक तो देखो रिसेशन होता है, इन्फ्लेशन होता है। रिसेशन का मतलब क्या होता है? आपने इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में रिसेशन जो होता है, और एक होता है इन्फ्लेशन, ठीक है। और रिसेशन को हम डिफ्लेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में आपने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब पढ़ा था। तो डिफ्लेशन का मतलब क्या है कि एडी, एग्रीगेट डिमांड इज डेफिशिएंट, डेफिशिएंट एडी। और इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? एक्सेस एडी, ठीक है। तो डेफिशिएंट भी नहीं होना चाहिए और एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। एक्सेस होगा तो महंगाई बढ़ती है, और डेफिशिएंट होगा तो देखो बिजनेस में अगर डिमांड नहीं है तो बिजनेसेस क्लोज होते हैं, उससे लोगों का एम्प्लॉयमेंट जाता है, ठीक है। तो महंगाई भी एक अच्छी चीज नहीं है, और लोगों में बेरोजगारी बढ़े वो भी अच्छी चीज नहीं है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि ना डिफ्लेशन होना चाहिए ना इन्फ्लेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज द इकोनॉमिक कंडीशंस विच इज लीस्ट अफेक्टेड बाय रिसेशन और इन्फ्लेशन। तो अब देखो एक और चीज देखो, इकोनॉमिक साइकिल होता है, इकोनॉमिक साइकिल ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, यहाँ पे एडी क्या है? बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे क्या है? ये रिसेशन है, यहाँ पे एडी बहुत कम है, ठीक है। तो इस तरीके से इकोनॉमी मूव करती है। और गवर्नमेंट का पर्पस क्या होता है? ये जो एक्सट्रीम जो चीजें हैं वो उसको खत्म करना है। यानी कि गवर्नमेंट का पर्पस है कि ये जो कर्व है ये ऐसे हो जाए, ठीक है। तो यानी कि ये जो एक्सेस डिमांड का जो है इसको थोड़ा कम करना, यहाँ पे लेके आना, और जो रिसेशन है उसको भी कम करना, यहाँ पे लेके आना। यानी कि फ्लक्चुएशंस को थोड़ा कम करना इकोनॉमिक साइकिल के, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन कम हो जाएंगी तो एक तरीके से स्टेबिलिटी हो गई। आप ये देखो डैश डैश वाली लाइन जो है इसमें आपको ये थोड़ी ज्यादा स्टेबल है, और ये जो लाइन है ये थोड़ा ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे जा रही है। So economic stability is an incentive for businessmen to start and expand their businesses by reducing volatility and adding certainties to future economic conditions। तो volatility कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा एडी हो जाना, एक्सेस डिमांड हो जाना, या फिर बहुत कम एडी हो जाना, ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड हो जाना, वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये सब चीज़ें का होना वॉलेटिलिटी का साइन है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करना या कंट्रोल करना। फिर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो ऐसा कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमारा कंट्री है, तो इसमें क्या है? गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तरीके से देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो गवर्नमेंट बजट में इस तरीके की स्कीम लेके आना जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। सो गवर्नमेंट बजट फोकसेस ऑन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन अ कंट्री विद ह्यूज पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। तो गवर्नमेंट क्या है? ज्यादा खर्च करेगी। गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या करती है? गवर्नमेंट ब्रिजेस बनाती है, ठीक है, रोड्स बनाती है, रेलवेज बनाती है, ठीक है, डैम्स बनाती है। तो ये सारे काम गवर्नमेंट बढ़ा देती है, और जब गवर्नमेंट बढ़ा देगी तो ऑफ कोर्स इन कामों में लोगों को रोजगार मिलेगा। तो लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों की कमाई बढ़ेगी, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो मेक प्रोविजंस और बजट एलोकेशन फॉर वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स स्पेशली इन रूरल एरिया सच एज मनरेगा। तो मनरेगा एक बहुत बड़ी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिससे रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। और ये आपका जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट या पावर्टी। पावर्टी तो आपके सिलेबस में नहीं है अब। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट का जो चैप्टर है उसके अंदर आपको ये मनरेगा देखने को मिलेगा। उसके बाद बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? With the help of government budget, government allocates the resources of the country in such a manner that there is balance between the goals of profit maximization and social welfare। तो गुड्स विच आर इंजूरियस, या फिर जिनको डीमेरिट गुड्स बोलते हैं, एक मेरिट गुड्स होते हैं, डीमेरिट गुड्स होते हैं।
और इसकी एक देखो सेपरेट लेक्चर होगी, आप उसको देख सकते हो ये क्या होते हैं। तो इंजूरियस गुड्स पे गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाती है जिससे कि उनका प्रोडक्शन और कंजम्पशन कम हो। ठीक है, और गवर्नमेंट जिन चीज़ों को कहती है कि सोशली डिजायरेबल हैं, जैसे मेरिट गुड्स हैं फॉर एग्जांपल एजुकेशन, ऐसी चीज़ों को गवर्नमेंट प्रमोट करती है, इंसेंटिव देती है या सब्सिडी देती है। ठीक है, और गवर्नमेंट तो एजुकेशन को फ्री में ही देती है। तो ये सब चीज़ों को प्रमोट करना, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं रिसोर्सेज हैं वो डीमेरिट गुड्स में कम लगे और मेरिट गुड्स में ज़्यादा लगे, ये बेटर एलोकेशन रिसोर्सेज हो गया। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स की भी देखो एक सेपरेट लेक्चर है, आप देख सकते हो। पब्लिक गुड्स वो होते हैं जैसे कि डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया। ठीक है, यानी कि जो सबके लिए फ्री होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रीट लाइटिंग हो गया। तो ऐसे पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करना भी गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। गवर्नमेंट देखो कितने बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाती है पूरे कंट्री के अंदर। तो पब्लिक गुड्स विल बी अंडर प्रोड्यूस इफ दे आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक गुड्स आर लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस सर्विसेज। तो गवर्नमेंट मेक्स पब्लिक गुड्स अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटीज थ्रू प्रॉपर बजटरी एलोकेशन। तो गवर्नमेंट अपने बजट में इन सब चीजों के लिए प्रॉपर एलोकेशन करती है, फंड्स एलोकेट करती है। तो जितने भी हाईवेज वगैरह होते हैं और मेट्रो प्रोजेक्ट होते हैं और बुलेट ट्रेन वगैरह के प्रोजेक्ट होते हैं, तो गवर्नमेंट इनमें पैसा एलोकेट करती है कि इतना पैसा हम यहाँ पे खर्च करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा तो ऑफ कोर्स बिजनेसेस को फायदा होगा। उसके बाद देखो आपका लास्ट गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। तो बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब यही होता है कि देखो कुछ एरिया तो बहुत बैकवर्ड है ना, और कुछ एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो बैकवर्ड एरियाज हो वो भी डेवलप हो, यानी कि सारे के सारे जो एरियाज हैं वो ऑलमोस्ट डेवलप हो जाएं। ऐसा ना हो कि एक एरिया बहुत बैकवर्ड है और एक एरिया बहुत डेवलप्ड है। तो यानी कि उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ एक अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, सोसाइटी के लिए भी अच्छी नहीं है। तो गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव क्या है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, यानी कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियाज में गवर्नमेंट गिव्स इंसेंटिव्स, ठीक है, टू स्टार्ट बिजनेसेस। ठीक है, या तो गवर्नमेंट खुद ही बैकवर्ड एरियाज में बिजनेस खोल देगी, तो बिजनेस खोल देगी तो क्या है, वहां पे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। ठीक है, और वहां का डेवलपमेंट होगा। अगर गवर्नमेंट नहीं खोलती है तो प्राइवेट बिजनेसेस को बोल देगी कि आप बैकवर्ड एरियाज में अपनी फैक्ट्री वगैरह खोलो और हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे या टैक्स आपसे बहुत कम लेंगे। तो इस तरीके से बैकवर्ड एरियाज को डेवलप होगा। तो बैलेंस रीजनल ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट अचीव करती है। तो बैलेंस रीजनल ग्रोथ इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन्स साइमल्टेनियसली। सो गवर्नमेंट फ्रेम्स पॉलिसीज which promote setting up of businesses backward and rural areas by providing incentive and tax concessions। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है, किसी बैकवर्ड एरिया को डेवलप करना चाहती है तो बिजनेसमैन को इंसेंटिव देती है या फिर टैक्स कंसेशन देती है, और वो बहुत खुश होते हैं इस चीज से, तो फिर वो वहां जाके फैक्ट्रियां लगाते हैं तो वो एरिया पूरा डेवलप हो जाता है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट का बैलेंस रीजनल ग्रोथ का जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का या गवर्नमेंट का, वो फुलफिल होता है। तो ये देखो, ये तो आपने पढ़े गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन पढ़ लिया आपने, और गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए। तो अब ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हमने पढ़े हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और बैलेंस रीजनल ग्रोथ, और प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप एज्यूम कर सकते हो कि आपके एग्जाम में ये आएगा। तो आप इसको रट लो तो अच्छा है, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है, और इसको याद कैसे करोगे, E 4 B 2 P। देखो यहाँ से ई से 4 बन रहे हैं, ठीक है, और बी से 2 बन रहे हैं, और एक पी से बन रहा है।
तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ई फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी, ई फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फिर बी से क्या होगा, बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, फिर पी से क्या होगा, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। तो ये जो टॉपिक है ये तो आपको रटना है। तो ये हमने टॉपिक कर लिया है गवर्नमेंट बजट और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। और अगला टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।